Hello everyone. I hope everyone is doing good and today we are here again with your MCQ series of science. इसमें आज फिर हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस अगेन, जिसमें सेट 1 में 10 क्वेश्चंस होंगे एंड अगेन सेट 2 में 10 क्वेश्चंस. आई होप एवरीवन इज़ रेडी विद द रजिस्टर्स, कॉपीज़ एंड पेन एंड सब कमेंट बॉक्स में भी आंसर्स देंगे विद मी. ओके, सो इट विल बी अबाउट 30 to 35 मिनट्स की हमारी पूरी वीडियो होने वाली है. वी आर गोइंग टू डू क्विकली अबाउट, विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, अबाउट 20 क्वेश्चंस. कल का आई होप एवरी वन वॉज क्लियर. अभी तक के 2 लेक्चर्स क्लियर हुए हैं. आई थिंक कोई डाउट्स नहीं थे. आई सॉ इन द कमेंट बॉक्स, इट वॉज रियली गुड टू सी कि सब आंसर्स दे रहे थे एंड दे वो स्कोरिंग गुड. ओके, प्लीज़ अपने स्कोर्स भी लिखा करो सो यू गेट टू नो. ओके, कि कितना तुमने स्कोर किया है एंड कितना तुम्हें काम करना है इस चीज़ पे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद योर सेट 1 विच कंटेन्स 10 क्वेश्चंस. ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है? रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ ए ऑल प्लांट स्पीशीज, बी ऑल एनिमल स्पीशीज, सी थ्रेटन स्पीशीज और डी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज. एक रेड डाटा बुक आती है, वो किसके लिए है, क्यों मेंटेन की जाती है? फॉर प्लांट स्पीशीज, एनिमल, endangered or threatened species we can say, or economically important species. Please write your answers. You know the rule. Pause कीजिए, give your answers and let's see कि किसके correct है. Okay, so your correct answer is C, threatened species. C क्या है? threatened species. ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेड डाटा बुक है, अब जब रेड डाटा बुक की बात करते हैं, रेड रेड एक आपको पता है सिग्नल देता है कि कुछ चीज़ थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड है. तो आप यहीं से पता लगा सकते हो दैट इट इज़ अ रेड डाटा बुक फॉर थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मतलब इंडेंजर्ड जो भी हैं इसमें लिस्ट होती है, कोई भी इंडेंजर्ड एनिमल हो या प्लांट हो. ठीक है, उसकी लिस्ट कंटेन करता है. ठीक है, और बेसिकली ये प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, हम इस पर रिसर्च करते हैं, है ना, कि हम कोई स्टडीज़ कर सकें, रिसर्च वर्क कर सकें. सो ऑल द थिंग्स यू कैन गेट इन दिस रेड डाटा बुक. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज थ्रेटेंड स्पीशीज. It is easy to correlate. Fine. Okay, let's move on to the second question. Which among the following places come under UNESCO World Heritage Sites list? इसमें से कौन सी place है which comes under the UNESCO World Heritage Site list? Your options are A. Jim Corbett National Park, B. Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks, C. Rajaji National Park and D. None of the above. So please write your answers. So your correct answer is B. Nanda Devi and Valley of Flowers National Park जो है, this come under the World Heritage Site list. अब यहाँ से एक और होता है. अब बेसिकली यूनेस्को के अंडर तो 7 पार्क्स आते हैं. ठीक है, 7 पार्क्स आते हैं. आई लेट यू नो अबाउट द लिस्ट, पर उससे पहले आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आ सकती है. प्लीज़, ये आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? इट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. क्या है? एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, पता चल गया. सो आई टोल्ड यू कि और अदर 7 नेशनल पार्क्स भी हैं. सो दिस क्वेश्चन कैन कम. ठीक है, अभी तो मैंने तुम्हें उसमें से एक नंदा देवी का बताया.
So these are the 7 national parks you need to learn. Western Ghats, Sundarban National Park, Nanda Devi and Valley of Flower National Park जो एक उसमें से ऑप्शन था, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योलेडियो नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया. तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कुछ भी लिस्ट हो सकता था. ज़रूरी नहीं है कि यही ऑप्शन आएगा, दैट नंदा देवी वाला. ओके, सो कोई भी पार्क हो सकता है. यू शुड नो ईच ऑफ देम. ओके, सो यूनेस्को ने ये जो हेरिटेज साइट में ये लिस्ट किए गए हैं. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर. So let's move on to the third question. What is the white part of the eye called? A. Retina, B. Sclera, C. Cornea, or D. Iris, or iris, whatever you call. तो white part of the eye को क्या बोला जाता है? White part of the eye is called as B. Sclera. क्या कहा जाता है? स्क्लेरा. अब स्क्लेरा क्या होती है? बेसिकली एक प्रोटेक्टिव, क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. ठीक है ना. अगर आप अपनी आंख देखोगे तो आपको वाइट पोर्शन दिखता है जो मोस्ट ऑफ द आई बॉल को कवर करता है. सो दैट इज स्क्लेरा. अब रेटिना कॉर्नियन आइरिस के बारे में भी पढ़ लेते हैं. आई शो यू द डायग्राम सो आपको वहां से क्लियर हो जाए. राइट. सो ये है पार्ट ऑफ द आईज. ठीक है, वाइट पार्ट जो मैंने आपको कहा दैट इज अ स्क्लेरा. ठीक है, फिर आउटर मोस्ट पार्ट जो हो गया कॉर्निया आ गया. रेटिना जो होता है बेसिकली ये कैप्चर करता है लाइट को. और इरीज ये जो कलर्ड पार्ट है आपका, ठीक है, ऑफ द आई, उसको कहा जाता है इरीज. इट इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. आई होप यू आर क्लियर. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज बी, स्क्लेरा. ठीक है, सबको क्लियर हो गया है. चलें आगे. नाउ, metal reacts vigorously with water at room temperature. When it is dropped into the water, it darts around the surface with a hissing sound. The metal is A. Sodium, B. Aluminium, C. Calcium, or D. Magnesium. कौन सा मेटल है जो बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है विद वाटर एट द रूम टेम्परेचर, और व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड, और अगर इसको पानी में डाला जाए अराउंड द सरफेस विद अ हिसिंग साउंड, ये प्रोड्यूस करेगा? कौन सा मेटल है? सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम. प्लीज टेल मी द आंसर. योर करेक्ट आंसर इज सोडियम. ए, सोडियम. अब सोडियम क्यों कहा गया है? ठीक है, अब कहते हैं कि जब सोडियम है, ठीक है, ये क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है. जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. ठीक है, और कहा जाता है कि जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है. क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है. ठीक है, तो ये पानी के कांटेक्ट में एकदम आकर डिस्पर्स आउट होता है और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो एक एक्सप्लोजिव साउंड्स भी प्रोड्यूस करती है. ठीक है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ विगरसली रिएक्टिव मटेरियल. जबकि जो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, इनमें क्या होता है? एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है. क्या होती है? थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रेजेंट होती है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं पानी के साथ. समझ रहे हो? पर मेटल जो है, जो सोडियम है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इवन वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन्स टेक प्लेस करती हैं. पर जो एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इनके ऊपर एक थिन लेयर होती है ऑक्साइड की. ठीक है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हैं पानी के साथ. सो योर करेक्ट आंसर इज ए, सोडियम. ओके, आई होप आई एम क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. Fuel used in thermal power plant is A. Water, B. Biomass, C. Uranium, or D. Fossil fuel.
कौन सा फ्यूल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में? सो योर करेक्ट आंसर इज डी, फॉसिल फ्यूल्स. क्या होता है डी? फॉसिल फ्यूल्स. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, तो ये भी हो सकता है कल को आपको आ जाए कोल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस दी हो. ये सारे ही फॉसिल फ्यूल्स हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कल को ऑप्शंस में ये तीनों दिए हो एंड यू गेट कंफ्यूज. कुछ नहीं है, तीनों यही चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स ही होती हैं. ठीक है, सो फ्यूल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट इज fossil fuels. D is your correct answer. Okay, let's move on to the next question. If a body travels with the constant acceleration, which of the following quantities remain constant? A, displacement, B, velocity, C, time और D, none of these. एक बॉडी है जो ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ. Which of the following quantities remain constant? So your correct answer is D, none of these. अब हम इंडिविजुअली लेते हैं. हमने कहा एक एक्सेलरेशन है जो क्या है, कांस्टेंट दी हुई है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन वन. जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम तो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द एक्सेलरेशन. इट डजंट डिपेंड ऑन इट. ठीक है, तो ये तो क्रॉस हो गया. अब वेलोसिटी है. देखो, अगर इनकेस कोई पाथ चेंज होगा, है ना, बेशक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पाथ चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, तो वो कांस्टेंट रह नहीं सकती है. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ना, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी तो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो अगर एक जो बॉडी है वो एक मूवमेंट में है, ठीक है, और उसका पाथ चेंज होता है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट नहीं रह सकता. इसलिए तुम्हारा नन ऑफ द दीज आंसर है. ओके, आई होप आई एम क्लियर. सो डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स गो विद द सेवेंथ वन. आई होप सब अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं. एंड आपको इसका ओनली 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. देन यू हैव टू जस्ट ग्रेड योर सेल्फ कि कितने स्कोर किया तुमने. ओके, लेट्स मूव ऑन. सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिलोंग? यहाँ पे एक तुम्हें केमिकल रिएक्शन दी हुई है, अगर आप पढ़ सको तो आपको बताना है क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. ये सब रिएक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. आई होप सबको पता होगा. अगर सबको रिएक्शंस के बारे में नहीं पता देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कौन सी है. ठीक है, आपकी यहाँ पे भी साथ साथ रिवीजन हो जाएगी, डोंट वरी. सो योर करेक्ट आंसर इज, सबने दे दिया, ए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? जब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब दो केमिकल्स, क्या होता है, जब दो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं. ठीक है, अब ये दो केमिकल्स हैं, जब वो रिएक्ट करेंगे और अपने आयंस एक्सचेंज करके कोई दो न्यू मॉलिक्यूल बनाते हैं. अब देखो, दो केमिकल्स हुए, रिएक्ट हुए और उसने दो न्यू मॉलिक्यूल्स बनाए, तो उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखो, सिंपल है. सोडियम क्लोराइड है जिसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमने उसको रिएक्ट कराया, तो उसने क्या बनाया, एक सोडियम नाइट्रेट बना लिया और दूसरा क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया. दो चीज़ें बन गई. ठीक है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब मेरे अकॉर्डिंग यू शुड नो अबाउट ऑल द अदर 3 ऑल्सो. तो सबको पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. रिडॉक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे तुम ले लो, जैसे एग्जांपल्स मैं सबकी दे रही हूँ. ठीक है, अब लेड ऑक्साइड है, ठीक है,
वो हाइड्रोजन गैस के साथ उसने रिएक्ट किया तो क्या रिलीज हुआ, लेड और वाटर। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस करते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब जब लेड ऑक्साइड से लेड बनेगा मतलब एक साइड रिडक्शन होती है, रिड्यूस हो जाएगा, और एक तरफ ऑक्सीडिएशन प्रोसेस होगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडिएशन प्रोसेस दोनों टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, तुम्हारा एक एटम या सेट ऑफ एटम्स डिस्प्लेस होते हैं अनदर मॉलिक्यूल में। जैसे लगा लो जिंक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और हाइड्रोक्लोराइड है, तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एटम या सेट ऑफ एटम्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं बाय अनदर इन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक के साथ क्लोराइड आ गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया हाइड्रोक्लोराइड से, जाके वो वहाँ जाके चला गया। सो ये सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस की। नाउ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंबाइन होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर दी, तो ये कंबाइन हो गए। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स यू शुड नो, और तुम्हें पता होना चाहिए उन सबको डिफ्रेंशिएट क्या करना है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग vitamins आर नॉर्मली मेड इन द किडनीज? विटामिन ए, ई, सी और डी? So your correct answer is vitamin D. D is your correct answer. So विटामिन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जो विटामिन डी, ये बेसिकली हार्मोन है जो प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द किडनी एंड लीवर, ठीक है। ये हार्मोन है जो विद इन द किडनी एंड द लीवर प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इसको दूसरा नाम क्या है विटामिन डी का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कैल्सीट्रायोल होता है, ठीक है। सो यू शुड नो, और ये बोन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट एज वेल, ठीक है। सो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नाउ नाइन्थ, हाई टाइड्स अकर ऑन एवरी न्यू मून डे, बी फुल मून डे, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। हाई टाइड्स अकर ऑन एवरी न्यू मून डे, फुल मून, both A and B, or none of the above? So your correct answer is C, both A and B. अब हाई टाइड्स होती कब है? हाई टाइड्स तब सबसे हाईएस्ट होती हैं जब सन, मून और जो अर्थ है वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे तब सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इनके जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से एक पुल एग्जर्ट होता है मून और सन पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से हाईएस्ट टाइड्स टेक प्लेस करती हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई पूछेगा कि क्या होता है, कब हाईएस्ट टाइड्स होती है, न्यू मून डे और फुल मून डे में। अब इसके लिए बिफोर गिविंग दैट कि न्यू मून डे और फुल मून डे होता क्या है, यही अगर क्लियर नहीं होगा तो हाउ यू आर गोइंग टू गिव योर आंसर्स, ठीक है। अब न्यू मून डे क्या होता है? न्यू मून डे होता है जब जो मून है, ठीक है, वो इन बिटवीन होता है अर्थ के और सन के, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट। अब अपने ऑर्बिट में मतलब जो अर्थ और सन के बीच में है, जो बैक साइड होगा मून का, ठीक है, वो लिट अप करेगा, ठीक है, मतलब वो लाइट अप होगा, और जो साइड टूवर्ड्स अर्थ है वो डार्क होगा। तो जब ये साइड होता है तब उसको कहा जाता है न्यू मून डे, ठीक है। जब ये एक तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब भी सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स टेक प्लेस करते हैं, एक याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ न्यू मून डे?
दूसरा फुल मून डे क्या होता है, अगर मून जो है दूसरी साइड है, ठीक है, ऑन द अदर साइड है एज अर्थ कंपेयर टू सन, मतलब उल्टा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मून उसी तरफ है तो मून जो होगा फुल्ली लिट अप होगा, मतलब प्रॉपरली लिट अप होगा, तो उसको कहा जाता है फुल मून डे, ठीक है। सो डिड यू गेट दैट, ये भी इंडिविजुअली पता होना चाहिए, और हाई टाइड्स इन्हीं दोनों के टाइम टेक प्लेस करती हैं, सो सी इज अ करेक्ट आंसर। 10th, when we jump out of a boat standing in water, it moves forward, backward, sideways or none of the above. जब हम बोट से बाहर मूव करते हैं और हमारा फर्स्ट जंप टेक प्लेस करता है, तो जो बोट पानी में होती है वो फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, साइडवेज और नन ऑफ द अबव. सो योर आंसर इज बी, बैकवर्ड. थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो वही आ गया, और उसके अकॉर्डिंग वो बैकवर्ड जाएगा. तो अगर आप आगे जा रहे हो तो पीछे ही, अगर आप आगे जंप कर रहे हो तो जो बोट है वो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन. आई होप 10 क्वेश्चन सबके क्लियर हैं, सबने अपने आंसर्स लिख लिए हैं, और सबके आई इस बारी फुल होने चाहिए, क्योंकि दे वो क्वाइट अच्छे क्वेश्चंस थे, एंड सबको इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू सेट 2. नाउ इन विच ईयर was Project Tiger launched? A 2004-5, B 1983-84, C 2013-14 and D 1973-74. Please write your answer. इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? सो योर करेक्ट आंसर इज डी 1973-74. 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल को 1973 में टाइगर कंजर्व करने को लॉन्च हुआ था, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. इवन एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? इट वॉज लॉन्च्ड इन February 1992, ठीक है. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी लखनऊ और डी मुंबई. एक क्लाइमेट कॉन्क्लेव टेक प्लेस की है कि क्लाइमेट की रिलेटेड हमने एक बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस की थी, तो आप बताइए वो कौन सी सिटी में हुई है? योर करेक्ट आंसर इज सी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में टेक प्लेस किया गया है, ठीक है. इसका मेन यही काम है कि जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें, और इसको टिल 2030 तक इम्प्लाई करके इसमें चेंजेस ला सकें. जो हमारी नेशनल क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या रिसोर्सेज से वी कैन चेंज इट. ओके, सो ये डिस्कशन टेक प्लेस की गई है इन द नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 में, ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक दैट हेल्प्स इन डाइजेशन? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी एस्कॉर्बिक एसिड और डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो योर करेक्ट आंसर इज डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेसिकली ये गैस्ट्रिक जूस है. बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? इट्स अ गैस्ट्रिक जूस जो ब्रेक डाउन करता है किसको? फूड को, ठीक है. ये गैस्ट्रिक जूस होता है जो ब्रेक डाउन करता है फूड को, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन. So D is your correct answer. Fourth question. BCG vaccination is given to prevent against which of the following disease? A. Tuberculosis, B. Typhoid, C. Herpes or D. AIDS.
So what is your correct answer? ए ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, और ये मोस्टली लंग्स को इफ़ेक्ट करती है. और ये किसने बेसिकली डिस्कवर किया था? 24 मार्च 1882 में. ये क्वेश्चन भी आ सकता है. रॉबर्ट कॉच ने ये ट्यूबरक्लोसिस सबसे पहले डिस्कवर किया था एंड बीसीजी वैक्सीनेशन बनी गई थी कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें. लंग डिजीज़ है, ठीक है. बीसीजी की भी फुल फॉर्म आ सकती है. एक और क्वेश्चन निकल गया. आई होप सबको पता होना चाहिए. दैट इज बेसिल कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन, ठीक है. और कब हुआ था? 24 मार्च 1882 में बाय रॉबर्ट कॉच ने ये डिस्कवर किया था. और डिजीज ऑफ द लंग है ट्यूबरक्लोसिस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. Why does the boiling point of water decreases at higher altitudes? हायर ऑल्टीट्यूड्स पे बॉइलिंग वाटर क्यों डिक्रीज हो जाता है? लो प्रेशर की वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, या हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है. यहाँ पे लो टेम्परेचर है. लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्लीज करेक्टेड, ये टेम्परेचर है, ठीक है. प्लीज राइट योर आंसर्स. सो उन्होंने बोला वाई डज द बॉइलिंग वाटर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज हायर ऑल्टीट्यूड में. वो डिक्रीज क्यों हो जाती है? अगर तुम्हें पता होगा कि अगर तुमने पढ़ा होगा कि अबव द सी लेवल एंड बिलो द सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डाइफर करता है. अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बिलो द सी लेवल वो हाई होता है एंड अबव द सी लेवल वो लो होता है. तो अगर हायर ऑल्टीट्यूड्स में मोस्टली जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो होता है. अगर हायर ऑल्टीट्यूड में अगर तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, ये तो तुम्हें क्लियर है, ठीक है. तो क्या होगा? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो लो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है. तो लो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉइलिंग वाटर को, ठीक है, वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है. तो तुम्हें कम एनर्जी चाहिए होती है कि तुम एक बॉइलिंग पॉइंट को, सॉरी, वाटर को एक बॉइलिंग पॉइंट पे ला सको. अगर कम एनर्जी है मतलब कम हीट रिक्वायर्ड है, मतलब लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ना. तो हायर ऑल्टीट्यूड में वाटर जो होता है वो लो टेम्परेचर पे बॉइल करता है, ठीक है. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर नॉर्मली अगर हम जाएँ तो हम वही कहते हैं कि अबव द सी लेवल जब बात करते हैं एंड बिलो द सी लेवल जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है बिलो द सी लेवल. अबव द सी लेवल जो होगा तुम्हारा लो होता है और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा हाई होता है. सो बेसिकली इट डाइफर्स, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज डी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Sixth, which vitamin is also known as anti-sterility vitamin? So your correct answer is vitamin E. That is C is your correct answer. इसको टोकोफिरोल भी कहा जाता है. Another name. एक और क्वेश्चन निकल गया और ये किसने दिया था? इवंस एंड बिशप ने दिया था in 1922, ठीक है.
इवंस एंड बिशप ने 1922 दिया था. इसको एंटी स्टर्लिटी वाइटामिन कहा जाता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज मेलिबिलिटी? A phosphorus, B iodine, C sulfur and D zinc. So your correct answer is D zinc. Now please carefully listen क्या होता है. जो phosphorus, iodine और जो sulfur है, ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं, तो इनकी मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया. पर हाउ अबाउट जिंक? जिंक भी एक ऐसा मेटल है. बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर कि जिंक जो है उसकी मेलिबिलिटी नहीं होती है. अब मेलिबिलिटी होती क्या है कि उसको थिन शीट्स में हम बीट कर सकते हैं, पर इसके लिए भी एक ये है कि इसके लिए भी अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए कि इसकी मेलिबिलिटी, मतलब इसको थिन शीट्स में हम बीट कर सकें. तो ये एक्सेप्शनल केस है जिंक का. नॉर्मल टेम्परेचर पे जिंक को आप बीट नहीं कर सकते हो थिन शीट्स में, पर इट रिक्वायर्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कि उसको थिन शीट्स में हम बीट कर सकें. तो पर यहाँ पे ऑप्शन ऐसा था, बाकी तीनों नॉन मेटल्स थे तो ऑब्वियसली जिंक था, पर ऐसा भी आ सकता है. जिंक के लिए भी वो पूछ सकते हैं कि किस में ज़्यादा हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कि उसकी मेलिबिलिटी हो सके, तो वो जिंक मटेरियल है. ओके, आई होप यू आर क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन. Carbon dioxide, when passes in excess in lime water, turns colorless again because of A. Calcium carbonate, B. Calcium bicarbonate, C. Calcium chloride or D. Copper carbonate. So your correct answer is B. Calcium bicarbonate. अब देखते हैं ये बनता कैसे है. ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो. उन्होंने कहा जब कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको लाइम वाटर में डाला. लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये पता होना चाहिए. तो क्या होता है, ये फर्दर फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट. अब कैल्शियम कार्बोनेट ना मिल्की होता है. ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? मिल्की होता है. जब कार्बन डाइऑक्साइड को, उन्हें क्वेश्चन से पढ़ो, कार्बन व्हेन पासिस इन लाइम वाटर, जब लाइम वाटर में डाला, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाला, तो उसने हमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया. अब उन्होंने कहा कि जब इसको एक्सेस ऑफ लाइम वाटर में डालो, मतलब जब तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बना, उसको तुम अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और उसको दोबारा पानी में डाल रहे हो, तो क्या बनता है? तुम्हारा बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट. दैट इज, ठीक है. अब ये जो होता है क्या होता है? कलरलेस होता है. क्या होता है? कलरलेस होता है. सो दैट इज वाई जब ये अगेन जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट. सो डोंट कैन कंफ्यूज बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. कार्बोनेट जो होता है वो मिल्की होता है, पर जब ये इसको दोबारा लाइम वाटर में डाला जाता है देन इट बिकम्स कलरलेस. ठीक है, डिड यू गेट द आंसर? Let's move on to the 9th question. Asia's first tidal power plant is proposed to be set up in A. Gujarat, B. Tamil Nadu, C. Kerala और D. Goa. एशिया का जो फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट है वो कहाँ पे सेटअप हुआ था? योर करेक्ट आंसर इज ए. गुजरात. गुजरात गल्फ ऑफ कच्छ में उसका सेटअप किया गया इन 2013. ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के लिए यूज़ किया गया, क्रशिंग ऑफ ग्रेन इन ग्रेन मिल्स के लिए यूज़ किया गया. तो कहाँ सेटअप हुआ है? गुजरात गल्फ ऑफ कच्छ में. ओके, ए इज योर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन. An electric bulb is connected to 220 volt generator. Current generated is 0.5 ampere. What is the power of the bulb? जिसको ये फॉर्मूला पता होगा, इट्स वेरी इजी, यू विल बी डन विद इट. फॉर्मूले की बात है. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट जनरेटर से, उसकी करंट दी हुई है, पावर निकालनी है. 110 न्यूटन है, 110 वॉट है, 220 वॉट है या 220 जूल्स है.
गिव योर आंसर्स. योर करेक्ट आंसर इज बी 110 वॉट. तो अगर फॉर्मूला पता होगा, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट. ठीक है, वोल्ट कितना दिया है, 220 दिया है, 0.5 एम्पेयर दिया है. सो इट विल बी 110 वॉट वॉट्स. पावर जो होती है वो वॉट्स में होती है, यू नो इट वेरी वेल. सो वी आर डन विद योर आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप सब ने अपने आंसर्स दे दिए होंगे, सबका स्कोर मिल गया है सबको. सबको एटलीस्ट 7-8 ही रहना चाहिए. ठीक है, 1-2 चलता है, ओके, बट 7-8 शुड बी द ऑलमोस्ट स्कोर फॉर योर्स आउट ऑफ 10 इन सेट 1 एंड सेट 2. ठीक है, आई होप एवरी वन इज़ क्लियर. अगर कोई इशू हुआ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ देना. विल डिस्कस इट टुमारो बिफोर स्टार्टिंग योर नेक्स्ट लेक्चर. एंड आई होप एवरी वन इज़ डूइंग गुड. जस्ट ये तुम्हारी रिवीजन क्लासेस हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकें एंड यू विल गेन मोर नॉलेज. दैट्स इट. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. थैंक यू.